कटिहार जहां पर 38% मुस्लिम वोट बैंक है, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं वोट कटवा का काम कर सकती है एआईएमआईएम। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से एआईएमआईएम को कमजोर किया जा सके बिहार में। 4 जो विधायक थे उनका विलय करवा दिया गया है आरजेडी में। फिर उसके बाद पूर्णिया जहां पर 30% वोट बैंक है। तो आखिरकार ऐसे में जहां पे मुस्लिम वोट बैंक जीत के लिए अहम मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर फिलहाल इंडिया महागठबंधन को झटका देने के लिए हो सकता है। हालांकि इंडिया महागठबंधन की भी तमाम तैयारियां हैं। लालू प्रसाद यादव एक बड़े चेहरा रहे हैं, एमवाई फैक्टर को हमेशा उन्होंने आगे रखा है, लेकिन आखिरकार ओवैसी भी एक बड़े मुस्लिम फैक्टर हैं, मुस्लिम चेहरा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। 6-7 महीने में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इंडिया महागठबंधन अपने सीट शेयरिंग पर चर्चा और बैठक जो है वो करने में लगातार जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम की तरफ से एक बड़ी खबर जो आ रही है, जो कि इंडिया महागठबंधन को बिहार में कमजोर कर सकती है। एआईएमआईएम जो है वो दर्जनों भर के सीट पर जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है वहां पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है एआईएमआईएम। तो ऐसे में विश्लेषण करेंगे हम आज कि किस तरीके से एआईएमआईएम इंडिया महागठबंधन को और कहां-कहां पर नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे गोपालगंज उपचुनाव की, जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी मात्र 2000 वोट से हार गए थे और उस वक्त एआईएमआईएम के जो अब्दुल सलाम है उनको 12,214 वोट मिले थे। तो ऐसे में जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने 12,000 वोट जो काटने का काम किया गोपालगंज उपचुनाव में, ये कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा है कि एआईएमआईएम आरजेडी और इंडिया महागठबंधन के लिए एक बड़ा खतरा है। उसी के साथ साथ बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव की, जहां पर एआईएमआईएम यानी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 3 लाख वोट मिले थे। किसी भी दल के लिए 3 लाख वोट बैंक इकट्ठा कर पाना एक बड़ी बात होती है और उसके बाद से पार्टी जो है लगातार बिहार में मजबूत होती रही है। वैसे तो पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में 5 सीटें भी जीती थी, लेकिन 4 सीटों को आरजेडी ने अपने तरफ शामिल कर लिया। 4 विधायकों को आरजेडी अपने कोटे में ले गई और ऐसे में साफ आरजेडी के टेंशन को देखा जा सकता है कि किस तरीके से आरजेडी एआईएमआईएम के बढ़ने से बौखला गई है कहीं ना कहीं। और इसी वजह से 5 विधानसभा सीटें यानी कि 4 जिलों के 20 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा और उसमें से 5 विधानसभा सीटें उन्होंने जीत ली। तो कौन कौन सी है वो 5 विधानसभा सीटें, सबसे पहले वो देखिए। अमौर, कोचा धामन, फिर बहादुरगंज, बैसी और जोकीहाट से जीत दर्ज की थी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने। हालांकि अब सिर्फ एक ही प्रत्याशी बच गए हैं और 4 को आरजेडी में विलय करवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में साफ जो है सीमांचल जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है बिहार में और असुद्दीन ओवैसी की साफ कहना है कि बिहार में लोकसभा चुनाव जो 2024 के होने वाले हैं, ऐसे में दर्जनों सीट जहां पर मुस्लिम वोट बैंक अच्छे मात्रा में है या कहीं ना कहीं जीत के करीब जो है जीत दर्ज करने में एक बड़ा अहम योगदान निभाते हैं। तो उन सभी लोकसभा चुनाव जो लोकसभा सीटें हैं उन सभी पर चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम के प्रत्याशी तैयार हैं। तो आखिरकार ऐसे में इंडिया महागठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। बात करेंगे सीमांचल अधिकार यात्रा की, जहां पे सीमांचल अधिकार यात्रा भी की गई थी बिहार में और उसके बाद से एआईएमआईएम और मजबूत हुई है। और उसी के साथ साथ बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम वोट बैंक कितना है कि एआईएमआईएम के लिए एक बड़ी जो है अवसर और कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साफ साफ देखी जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे किशनगंज सीट की, जहां पे 65% मुसलमान हैं, 65% मुसलमान वोट बैंक है। तो आखिरकार ऐसे में अगर किशनगंज से आरजेडी और इंडिया महागठबंधन दोनों के प्रत्याशी उतरते हैं तो वोट बैंक में सीधा सीधा बंटवारा हो सकता है और ऐसे में बीजेपी को या एनडीए को बड़ा फायदा होते हुए सामने नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ कटिहार, जहां पर 38% मुस्लिम वोट बैंक है, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं वोट कटवा का काम कर सकती है एआईएमआईएम और आरजेडी इससे चिंतित भी है, जिसको लेकर के
तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से AIMIM को कमजोर किया जा सके बिहार में, और इसी वजह से 4 जो विधायक थे उनका विलय करवा दिया गया है आरजेडी में। उसी के साथ साथ बात करेंगे अररिया में, जहां 32% मुस्लिम वोट बैंक है। फिर उसके बाद पूर्णिया, जहां पर 30% वोट बैंक है। फिर मधुबनी, जहां 34% वोट बैंक है। और उसी के साथ साथ सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में 21% मुस्लिम वोट बैंक है। फिर उसके बाद दरभंगा और पूर्वी चंपारण में 20% मुस्लिम वोट बैंक है। और सिवान, भागलपुर, सीहोर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद और पटना में 15% मुस्लिम वोट बैंक है। तो आखिरकार ऐसे में जहां पे मुस्लिम वोट बैंक जीत के लिए अहम मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर फिलहाल इंडिया महागठबंधन को झटका देने के लिए हो सकता है। हालांकि इंडिया महागठबंधन की भी तमाम तैयारियां हैं। लालू प्रसाद यादव एक बड़े चेहरा रहे हैं, MY फैक्टर को हमेशा उन्होंने आगे रखा है, लेकिन आखिरकार ओवैसी भी एक बड़े मुस्लिम फैक्टर हैं, मुस्लिम चेहरा हैं, जिनको की वोटें मिल सकती हैं। और उसका जीता जागता नमूना गोपालगंज उपचुनाव में देखा जा सकता है, जहां पे आरजेडी प्रत्याशी मोहन कुमार गुप्ता 2000 वोट से महज हार गए, और अब्दुल सलाम जो कि AIMIM के पार्टी से प्रत्याशी थे, उनको 12,400 के आसपास वोट मिली हैं। तो आखिरकार ऐसे में जो ये वोट कटवा का काम है वो AIMIM करने जा रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में। और वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर जो है वो राजनीति में बीजेपी का बी टीम बताया जाता है। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर राजनीतिक जो भी नेता हैं वो हमलावर भी रहते हैं AIMIM पे, जिस तरीके से वो वोट कटवा का काम करती है। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जहां जहां पर सीमांचल के इलाकों में, वहां पे सीधा सीधा वोट कटवा का काम किया था उसने आरजेडी के लिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए और इंडिया दोनों की इतनी गहन तैयारियां हैं, ऐसे में जो AIMIM या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये किस तरीके से इस बीच में किसको कितना मदद कर पाती है। और ये तो बात तय है कि AIMIM के कोई भी उम्मीदवार जीतेंगे नहीं, क्योंकि इतनी वोट बैंक नहीं है। लेकिन फिर भी वोट कटवा का काम करके किसी को जिताने में, किसी को हराने में एक बड़ा अहम योगदान किया जा सकता है। और उसी के पीछे फिलहाल ओवैसी और उनकी पार्टी लगी हुई है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।